नमस्ते साथियों, आई स्पीसीज वारियर्स में स्वागत करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी आप लोग परेशान थे, तो आज मैं एक ऑब्जर्वेशन लेके आ रहा हूँ कि हाल ही में आपके ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ है। 12 और 13 अगस्त को संपन्न हुआ। उसमें पहला पेपर हिंदी का था और दूसरा पेपर आप उसी दिन जो था जीएस का था, जनरल स्टडीज़ का था, जो कि 100 मार्क्स का था। और अगले दिन जो एग्रीकल्चर का पेपर होता था 13 तारीख को, वो था, जिसमें करंट अफेयर्स के आपके 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने मंथ पहले का करंट पूछा गया है और किस मंथ से सबसे ज़्यादा करंट पूछे गए हैं और इसमें आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 20 क्वेश्चंस करंट पूछे गए हैं 100 में से, यानी 20% के करीब में। तो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब वही 150 में 30 क्वेश्चन पूछता है तो 100 में आपको 20 क्वेश्चन पूछा है। अब नेचर आपका क्वेश्चन का 17 बीपीएससी वाला इधर ऐसे ही होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो पहले बीपीएससी पूछता आया है उसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं। जो लोग नए होंगे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जो पुराने लोग हैं अधिक से अधिक सेशन को शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पर आप चेक करिएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल के वीडियोस आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं। सबसे पहले साथियों इस पेपर का ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का पेपर है और ये पेपर हुआ था 12 और 13 अगस्त को। ये वाला पेपर हुआ था स्पेशली 12 अगस्त को। और इस पेपर में देखिएगा, एक चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ कि मैंने लिखा है यहाँ मंथ्स लिखा है, यहाँ पर एग्जाम मंथ्स लिखा है, कब हुआ है, अगस्त महीना में पेपर हुआ है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं यहाँ मैंने मंथ डाल रखा है कि जून मई किस मंथ से कितने करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि जून में कितना पूछा गया, जो मई का कितना पूछा गया। और इसके अलावा एग्जाम मंथ्स अगस्त, ये एग्जाम से ई मैं लिखा हूँ ना, तो एग्जाम से पहले E2 का मतलब हो गया एग्जाम के महीने से 2 महीना पहले का। E3 का मतलब हो गया एग्जाम के महीने से 3 महीना पहले का। E5 का मतलब हो गया एग्जाम से 5 महीना पहले का। और E6 का मतलब हो गया एग्जाम से 6 महीना पहले का। E7 का मतलब हो गया एग्जाम से 7 महीना पहले का। और ये 10 का 10 महीना पहले और 11 का 11 महीना पहले। और ये ओल्डर देन 1 ईयर, 1 साल से पुराना करंट अफेयर्स। तो यहाँ हमने अब जैसे ऑब्जर्वेशन किया तो अगस्त माह में पेपर हुआ है 12 अगस्त को। और ये प्रश्न जो पूछे गए हैं जून का, जून यानी क्या हुआ, जुलाई और मई 2 महीना पहले का। जून के करेंट्स 2 महीना पहले के करेंट्स आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी 20 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन केवल जून 2024 के पूछे गए, यानी 2 महीना पहले का। आप ऑब्जर्वेशन करिएगा तो आपका नवंबर में पेपर है 17 नवंबर को, 2 महीना पहले आ जाइए, यानी कि अक्टूबर सितंबर, यानी कि आपके भी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि सितंबर से सबसे अधिक सवाल पूछे जाएंगे। और सितंबर महीने का मैं करंट आपको जल्द ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखा जाए तो आपकी मई मंथ से आपके 3 क्वेश्चन, मई मंथ से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। E3 का मतलब हो गया कि एग्जाम के मंथ से 3 महीना पहले का, यानी अगस्त में पेपर था, महीना 3 महीना पहले आपका मई हो गया, यानी 10 क्वेश्चन तो केवल पूछे गए हैं आपके 3 महीना पहले का, यानी कि 1 से 3 मंथ के बीच के आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन, यानी 50% प्रश्न, यानी कि 3 महीने का, पिछले एग्जाम से 3 महीने का आपके 50% करंट अफेयर्स, यानी 20 में से 10 प्रश्न आपके यहीं से पूछे गए हैं। मार्च 5 महीना पहले का आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 महीना पहले का 2 क्वेश्चन पूछा गया। 7 महीना पहले का 1 क्वेश्चन पूछा गया। 10 महीना पहले का 2 क्वेश्चन पूछा गया और 11 महीना पहले का 2 क्वेश्चन और 1 साल से पुराना 1 क्वेश्चन पूछा गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हो जाएंगे। 7 3 10 2 12 14 15 तो 17 2 19 1 20 क्वेश्चन। यानी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके भी एग्जाम से पहले मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जो पीछे का एग्जाम होता है वही ट्रेंड पकड़ता है कि सबसे अधिक सवाल जो पूछे जाएंगे 3 मंथ के पूछे जाएंगे। सेकंड आपके 6 मंथ के भी पूछे जाएंगे सेकंड पोजीशन पे, और 9 मंथ पे फोकस होगा, और मैक्सिमम 1 साल के हो सकते हैं। 1 साल से पुराना भी कुछ करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, 2-4 करंट्स, लेकिन आपको पढ़ना है लगभग 1 साल का ठीक से, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसा प्रश्न पूछा गया है और आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। आप लोग लास्ट में कमेंट करके हमको बताइएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए ये सेशन। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2023 में होयसल के पवित्र समूह को भारत में प्रतिष्ठित सूची में जगह मिलने के साथ यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। उस समय होयसल को जब शामिल किया गया तो होयसला को, तो आपको टोटल हो गया था, आप कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर होगा। 42 टोटल हो गए थे, कितने, 42। अब आपको क्या ऑब्जर्वेशन करना है कि यूनेस्को में जो धरोहर स्थल शामिल किए जाते हैं, हेरिटेज वगैरह, उससे सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब मैं आपको जो करंट जुलाई वाला कराने वाला था प्रतियोगिता दर्पण, उसमें मैंने पहले ही क्वेश्चन आपको सेट करके रखा है कि पहले 42 थे धरोहर स्थल। अब आपको ऑब्जर्व करना है इसी तरह का एक 43वां शामिल हुआ है, पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्या है आपका
दफनाने वाला एक जगह है, मोइदम्स कहा जाता है इसको, मोइदम्स। और ये मोइदम्स कहाँ का है? असम का। आपने अगर करेंट पढ़ा होगा तो इसके बारे में पढ़ा होगा, काफ़ी चर्चा में रहा जुलाई में कि मोइदम्स को 43वां भारत का आपको स्थल शामिल किया गया है। टोटल अब संख्या 43 हो चुकी है, लेकिन उस समय कितना था? 42 था। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कमेंट करके सब लोग बताइए कितने मार्क्स आपके आ रहे थे। अगला प्रश्न है आपका कि जून 2024 में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दिया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसा प्रश्न पूछा रहा है, ऑब्जर्व करिए पहले। यानी कि जो संघर्ष चल रहा है, जो ज़्यादा चर्चा में है, फिलिस्तीन हो गया, रसिया यूक्रेन हो गया, तो इस तरह के सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को अच्छा से आपको क्लियर करना है। लगातार चर्चा में रहा था और इस पीडी के करंट पे भी आपको मिल जाएगा कि उस समय यूरोपीय कंट्री जो था स्लोवेनिया ने दर्जा दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, स्लोवेनिया इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? अब आपके इसके जवाब क्या होंगे आप कमेंट्स करिए, तब तक मैं बता रहा हूँ कि मानिए ये सवाल पूछा गया तो स्पीडी में एक पेज है, ऑब्जर्वेशन ऐसे ही किया था। स्पीडी में एक पेज है, जो पहला होता है उसको उसमें दिया हुआ है कि पहला क्या। जैसे कि उसी में क्वेश्चन है कि भारत का पहला वाइल्ड लाइफ डीएनए बैंक, ये तो मानव ह्यूमन डीएनए बैंक है। भारत का पहला वाइल्ड लाइफ डीएनए बैंक कहाँ है? बरेली में बना है। तो इस तरह का पहला होने वाला चीज़ एसपीडी के एक पेज में दिया है, आप खोजिएगा। तो पहला जो हुआ है, पहला अनाज एटीएम कहाँ शुरू हुआ, पहला बोटिंग कहाँ शुरू किया गया, पहला मतलब इस तरह का पहला वाला एक पेज मिला, उस पेज को ठीक से कर लीजिए। बीपीएससी पूछ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू ने पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को उसमें स्थापित किया गया। भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहे हैं कि 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को उन्हें किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया? नोबेल का शांति पुरस्कार। तो ये नरगिस मोहम्मदी लगातार ईरान के चर्चा में ये लगातार ये रहती हैं और इनको महिला अधिकार के लिए, किसके लिए? महिला अधिकार के लिए आपको क्या दिया गया? नोबेल का शांति पुरस्कार। कब दिया गया? 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार। अब आपका ये कार्य बनता है, जो भी नोबेल प्राइज 2023 के मिले हैं उनका क्षेत्र देख लीजिए कि किस क्षेत्र का नोबेल प्राइज किसको मिला है। किसी भी मैगजीन में मिल जाएगा, चाहे एसपीडी हो गया, चाहे एडिटोरिया हो गया। इस तरह के सवाल आपके पूछे एग्जाम में जा सकते हैं। यानी कि बस नाम नहीं याद रखना है, कौन सा क्षेत्र है वो याद रखना है, जो चर्चित व्यक्ति है उसका ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में सेम भी रिपीट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिख रहा है, टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबे समय तक लोकसभा के सदस्य रहे हैं? अब ये सवाल इसलिए पूछा गया है कि ये जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये लोकसभा में एक इस बात का जिक्र किए कि सबसे लंबा जो है लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहने वाले ये व्यक्ति हो गए हैं। इसीलिए जो था इनका नाम चर्चा में है। इनका नाम क्या है? इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता लोकसभा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले इसके सदस्य बनने वाले व्यक्ति बन चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इसका जिक्र किया था। तो ये करंट में कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको बस नॉर्मल आप समझ से आधारित या फिर ऐसे प्रश्न आपके थोड़ा से अटपटांग होते तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ये प्रश्न जो होगा आपको कहीं एग्जैक्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इनको याद रखिएगा, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के हैं और ये 36 वर्षों तक क्या लोकसभा के मेंबर रहे हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? ये तो किसी भी मैगजीन में मिल जाएगा, एसपीडी में मिल जाएगा, एडिटोरिया में, प्रतियोगिता सब में मिल जाएगा, विजन में, सब में। तो 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। भारती हरि महताब, ये प्रोटेम स्पीकर का हमारे संविधान में आर्टिकल 95 क्लॉज 1 में जिक्र किया गया है। और ओम बिरला जो हमारे यहाँ लोकसभा के क्या है स्पीकर हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं आपको राजनीति से सवाल लोकसभा राज्यसभा से पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन चुके हैं, इसको भी ध्यान रखना है। ये सारे प्रश्नों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहे हैं कि 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ निम्नलिखित में से एप्लीकेशन से संबंधित मामले में इजराइल के खिलाफ अतिरिक्त अंतरिम उपायों का आदेश दिया। जैसे कि इजराइल ने एक नरसंहार किया जिसके कारण इसको एक आदेश दिया गया दंड के लिए। वो नरसंहार 1948 का नरसंहार कन्वेंशन है। इजराइल जो युद्ध चल रहा है इजराइल हमास, तो उसमें जो एक कन्वेंशन है 1948 नरसंहार कन्वेंशन, इसका इजराइल ने उल्लंघन किया है, ये कहा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इजराइल, हमास, रसिया, यूक्रेन, जो चर्चा में एकदम 101% लिख के दे रहा हूँ। यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको 100% पूछे जाएंगे 70 बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा। कौन सा मिशन चलाया गया, कौन वहाँ का प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन विदेश मंत्री है, सब ध्यान रखना पड़ेगा।
अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। सबको पता है शक्तिकांत दास जो है, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर भी कई बार मिल चुका है अवार्ड। तो ये किस किस क्षेत्र में काम किए ये पूछा जा रहा है। तो ये अगर आप किसी चर्चित व्यक्ति के बारे में आप अगर नॉर्मल जानकारी रखिएगा तो आप कॉमन सेंस लगा के इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। वो सदस्य 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी रहे हैं, भारत के G20 के शेरपा भी रहे हैं और सचिव राज्य राजस्व विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग के। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सभी ऑप्शन क्या होंगे इसके करेक्ट हो जाएंगे। डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हाल ही में खोजा गया तामजा ब्लू होल जो दुनिया में सबसे गहरा पाया गया है स्थित है कहाँ पर? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। ये सारे मैगजीन में उपलब्ध है, चाहे स्पीडी हो गया चाहे हर जगह। तो यानी दुनिया में कोई अजूबा काम हो रहा है, कोई ब्लू होल खोजा जा रहा है, ब्लैक होल खोजा जा रहा है, एस्ट्रॉयड खोजा जा रहा है, तो उसके बारे में ग्रह खोजा जा रहा है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? मैक्सिको में खोजा गया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2024 में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी? ये प्रश्न हो चुका था, स्लोवेनिया इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑलरेडी हमने कर लिया इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2024 में भारत रत्न प्राप्तकर्ता नहीं है? तो आपको पता है कि भारत रत्न 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें 3 नाम यहाँ पर दे रखा गया है, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, और इसमें प्रणब मुखर्जी को नहीं मिला था। तो क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 व्यक्ति और कौन थे? कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन थे। इसमें से 4 लोगों को मरणोपरांत मिला था, मरने के बाद मिला था। ठीक है, अगर एक प्रश्न कम हो रहा होगा तो आप कैलकुलेट उसको मत करिएगा, उसको छाट के आपका आंसर करिएगा। कितना सही होगा बस इतना बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, यानी कि आपको भारत रत्न याद रखना है। इससे क्या सीख मिलता है? आपको भारत रत्न याद रखना है, कितने लोग मरने के बाद मिला, किस लोग का किस क्षेत्र से संबंध है, कौन सामाजिक कार्यकर्ता है, कौन नेता है, सब ध्यान रखना है। भारत में हाल ही में किस देश का स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS स्थापित करने के लिए समझौता किया? सारे मैगजीन में उपलब्ध था। तो इसका अगर तुक्का भी लगाइएगा तो UAE सबसे ज़्यादा भारत से आंसर होता है, UAE करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि पेमा खांडू हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो आपको याद रखना है कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने वो कौन से नंबर जो लगातार मुख्यमंत्री बन रहे। पेमा खांडू लगातार तीसरी बार बने थे, इसीलिए चर्चा में रहे थे। वही हेमंत सोरेन भी देखिएगा बने हैं मुख्यमंत्री। तो जो लगातार बनते हैं उनका नंबर भी याद रखना है, कितने नंबर पर बने हैं और लगातार कितने नंबर का, ये यही सीख मिलता है। ये तीसरी बार होगा, लेकिन BPSC ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था क्योंकि कहा गया कि किसी और पार्टी से एक बार कुछ ऐसा कुछ संबंध बता के डिलीट कर दिया इस प्रश्न को। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि हाल ही में किस मुस्लिम बहुल देश ने हिजाब महिलाओं के लिए सिर ढकने वाला कपड़ा के उपयोग पर इसे विदेशी परिधान करार देते हुए प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है? इससे पहले हिजाब से संबंधित एक कानून आपको ईरान में भी देखने को मिला था, लेकिन एक नया कानून आपको ताजिकिस्तान में देखने को मिला है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के कोई कानून पारित करा, जैसे गर्भपात संबंधित कानून, जैसे कि आपने फ्रांस वाला क्वेश्चन आपको TRE में पूछा गया। तो ऐसे कानूनों को थोड़ा सा ध्यान रखना है अगर विदेशों में ऐसे कानून पारित किए जा रहे हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त कौन थे? अब इस्तीफा दिए थे इसीलिए पूछा गया है क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में जो मुख्य चुनाव, जैसे कि एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो अभी राजीव कुमार पहले भी थे, अब भी थे। और 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो अरुण गोयल जो थे हमारे चुनाव आयुक्त थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, उन इस्तीफा दे दिए थे। अभी वर्तमान में 2 चुनाव आयुक्त जो है, एक का नाम है, एक आदमी का नाम है आपको ज्ञानेश कुमार और दूसरे व्यक्ति का नाम है सुखवीर सिंह संधू। तो याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। तो चुनाव आयुक्त के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन चुनाव आयुक्त है, कौन आपको मुख्य चुनाव आयुक्त है, थोड़ा सा ध्यान रखना कितना मेंबर होते हैं। ऐसे सवाल आपके पूछे जा चुके हैं चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 हाल ही में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सुअर हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? ये बड़ा चर्चा में रहा था और सारा मैगजीन में उपलब्ध है कि कहीं दुनिया में अजूबा काम हो रहा है, जैसे सुअर का हृदय लग गया, चाहे कुछ हो गया। अमेरिका के द्वारा किया गया था और उस व्यक्ति का नाम था, आप ध्यान रखिएगा, डेविड विंसेंट नाम था व्यक्ति का। और इनका हृदय प्रत्यारोपण जो सुअर का किया गया था जनवरी 2022 में किया गया था और 2 महीने के बाद क्या हुए थे? मर गए थे, मृत्यु हो गई थी इनकी मार्च में। ठीक है, और तो फिर 2022 का करंट क्यों पूछा? तो ध्यान रखिएगा कि ये 2023 में लेंसेंट के पत्रिका में चर्चा में रहा था, इसीलिए इस प्रश्न को पूछा गया और सारे मैगजीन में ये उपलब्ध था, आसानी से कर सकते हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न दिख रहा होगा कि ऋषि सुनक ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में किसकी जगह ली? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी यूके में अगर चुनाव होता है ना, BPSC 3 बार यहाँ से सवाल पूछा जा चुका है BPSC में
कि कभी भी अगर यूके का चुनाव होता है तो सारे पार्टियों का नाम ध्यान रखना है। एक बार तो पूछ दिया था कौन कौन से मेंबर खड़ा हुए थे, कौन कौन सी पार्टी था। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यूके का चुनाव। और आपके एग्जाम में भी 17वीं में ध्यान रखिएगा 80% पॉसिबिलिटी है कि यूके के चुनाव से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि हालिया में नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये आपको तब ध्यान रहेगा जब वहाँ पे कौन ऋषि सुनक से कौन पहले पीएम थे, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऋषि सुनक से पहले लीज ट्रस्ट थे और उनको हटा के क्या बने थे, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने थे। और ये किस पार्टी से संबंधित थे आपको पता होना चाहिए। तो इनका संबंध था आपके कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड थे। कौन? आपके ऋषि सुनक। ठीक है, और लगातार जो यूके में चला आ रहा है कंजर्वेटिव पार्टी ही 14 सालों से चली आ रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में 5 जुलाई को नए वहाँ का पीएम बने, जिनका नाम है आपका कीर स्टारमर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। कीर स्टारमर और किस पार्टी से? लेबर पार्टी। और 14 सालों के बाद से लेबर पार्टी की फिर से सरकार वापस लौट के आई है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कीर स्टारमर जो है अभी वर्तमान में यूके के हैं। ठीक है, को ध्यान रखना, कहीं भी चुनाव होता है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाल ही में इटली में 13 से 15 जून 2024 तक आयोजित 50वें G7 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में किस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी? ऐसा क्वेश्चन जो है G7 सम्मेलन जो 50वां हुआ था, इटली में हुआ था, सबको पता है। लेकिन ऐसे प्रश्न जो कौन से मुद्दा पे, ऐसे प्रश्न आपको इस पीडी वगैरह में नहीं मिलेंगे, ये प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ था। ठीक है, कौन कौन से मुद्दा पे बात हुआ ध्यान रखिएगा। ये आपके इस साल का 2000 अगर पूछा जाए कि अगर अगला G7 समिट पूछा जाए 2024 का, 25 का तो कहाँ होने वाला? कनाडा होने वाला है। 24 का आपको कहाँ? इटली में हुआ। और 23 का कहाँ हुआ? आपको जापान में संपन्न हुआ। और आप कॉमन सेंस से भी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। जो चर्चित मुद्दा है उसी का जिक्र होगा। गाजा युद्ध का हुआ था, यूक्रेन युद्ध का हुआ था, जलवायु परिवर्तन, ये वैश्विक मुद्दा है, सबका कॉमन मुद्दा है, ये पूरा विश्व को प्रभावित करता है। किसका नहीं होता है भाई? संयुक्त राष्ट्र सुधार। ये तो क्या यूनाइटेड नेशन का, तो उसी में बात चलेगा ना, इसमें कहा तो क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र सुधार का बात नहीं चला था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये प्रश्न एक आपको दिख रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के अभियोक्ता ने 20 मई 2024 को निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया? तो ये क्या हो जाएगा, किसके लिए हो गया? गाजा पट्टी में हमास के प्रमुख सिनवार, इसराइल के रक्षा मंत्री योआन गैलेंट, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तो सबके प्रति था ये। मैं बोला ना कि हमास, इसराइल, यूक्रेन, रसिया, एकदम चाट जाना है ऐसे मुद्दों को, और थोड़ा सा ठीक से डीप में पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके 100% पूछे जाएंगे। 2-3 प्रश्न देखिए, 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे आ गए अभी तक केवल इस टॉपिक से। प्रश्न एक दिख रहा होगा कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट, जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। फेरी बोट हर मैगजीन में मिल जाएगा। फेरी बोट हाइड्रोजन से चलने वाला क्या है, एक तरह का नाव है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2024 में इसका उद्घाटन किया है। ये बनाया किस कंपनी के द्वारा गया था? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोई महत्वपूर्ण कोई चीज़ है जो कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग सारे यही प्रश्न थे, लगभग 20 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, मुझे जानना है कि आपने कितने प्रश्न इसमें से सही किया, जिससे कि एक आइडिया लगेगा कि आपकी क्या स्थिति है। ठीक है, और जो मैं टॉपिक बताया ना, सारे इसी टॉपिक को आपको पढ़ना है। यहाँ से सवाल आपके 101% पूछे जाएंगे। चलिए, कैसा लगा सेशन सब लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलेगा अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।